नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट वीकली प्रोग्राम इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम में मेरे साथ अर्थात की नई किस्त लेकर स्टूडियो से मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से अर्थात पर चर्चा शुरू करें, आपको अर्थात का विषय बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं आज शो में खास क्या क्या होगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अर्थात की। आज की अर्थात की चर्चा बेहद दिलचस्प है, बेहद रोचक है। अगर आप इसे जानेंगे समझेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी नई जानकारी आपके हाथ लगेंगी। इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे। उसके बाद बात होगी आपकी इनकम की। इनकम की बात आज फिर एक नहीं दो होंगी। इनकम की बात के बाद आगे बढ़ेंगे और किस्सों के सिक्के में इस बार अंशुमान जी ने कौन सा किस्सा लिखा है, गुना है, बुना है, वो जानेंगे, उसकी झलक आपको दिखलाएंगे। और अंत में चलते चलते एक किताब या वेब सीरीज़ के बारे में अंशुमान जी से पूछेंगे जो उन्होंने हाल में देखी हो या किताब पढ़ी हो और वो बताना चाहते हो, जानना चाहते हो, कहना चाहते हो कि भाई आप भी पढ़िए। शुरू करते हैं, अब वापसी करते हैं अर्थात से। अर्थात का विषय आज का रोचक इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं जहां पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेज आते हैं तो वहां अब तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि भारत 35 देशों के साथ ये समझौता कर चुका है कि वहां अब रुपया चलेगा। रुपया चलेगा मतलब कि रुपए की ताकत बढ़ेगी, रुपए का रुतबा बढ़ेगा। हो सकता है उसमें यह भी लिखा हो कि अब व्यापार बस रुपए में शुरू होने वाला है। 35 मुल्क में आप इनमें घूमने जाएंगे तो वहां रुपए में ही सब कुछ चल रहा होगा। लेकिन अब जरा हकीकत की नब्ज पकड़ते हैं। अब देखते हैं कि धड़कन कह क्या रही है। अब देखते हैं कि दरअसल वास्तव में जमीन पर यह बात उतरी। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश तो लंबे समय से सरकार कर रही है। कोशिशें पहले भी हुई हैं, पहले कहाँ चूके हम, अब कोशिशें कहाँ तक पहुंची, कोशिशों में दम क्यों नहीं दिखता, बार बार रुपया रुक क्यों जाता है। ये तमाम खबरें, ये तमाम सवाल आप आज इनके जवाब पाएंगे इकोनॉमिकम में। लेकिन अंशुमान सर जैसे लिखते हैं उनका एक तरीका है कि बात वो हमेशा इतिहास से शुरू करते हैं। मुद्दा जरूर आज का होता है लेकिन कहीं से पूछ पकड़ के लाके पूरा जानवर रखते हैं कि देखिए भाई बात ये आज की नहीं है, ये बात तो सदियों पुरानी है। सर, आज का किस्सा कहाँ से शुरू होता है? शुभम, धन्यवाद। इकोनॉमिकम में आज के इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। और रुपए को लेकर पिछले एक साल के भीतर रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत में बहुत तरीके की चर्चाएं हुई, बहुत तरह के संवाद हुए। अलग अलग चर्चा समूहों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बात हुई कि भारतीय रुपए की ताकत बढ़ी है, भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में जा रहा है और भारत में बहुत सारे ऐसे उपाय हो रहे हैं जिससे रुपए से सीधे ट्रेड हो सकेगा। पर वास्तविकताएं कुछ बाद में बदलती दिखाई दी। कहाँ बदली ये भी आपको हम बताएंगे। हालांकि अगर आप मनी सेंट्रल देख रहे होंगे तो आपको गोवा की वो बैठक याद होगी जिसमें रूस के विदेश मंत्री ने बयान दिया था, उसका क्या मतलब था उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये पूरी पेशबंदी, पूरी चर्चा जो रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के आसपास थी वो अंततः अब आते आते धीरे धीरे इस स्थिति में आ गई जहां कुछ सच्चाइयां, कुछ वास्तविकताएं ज़मीन पकड़ने लगी हैं। कुछ सच से के आईने से आंख मिलाने की कोशिश होने लगी। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ा पीछे जाकर, थोड़ा ज़्यादा ही पीछे जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्राओं का जब अंतर्राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ, करेंसी के दौर आए, उससे पहले भी आखिर दुनिया में कोई भी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो जाती थी, कोई भी करेंसी, एक देश की मुद्रा पूरी दुनिया के देशों के कारोबार में काम कैसे आती थी। इसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है और इसका किस्सा शुरू होता है तमिलनाडु का एक गांव है, उसका नाम है अलगनकुलम। अगर आपका पुरातत्व की सुर्खियों वाले दौर वाली दुनिया से राबिता नहीं है, आप पुरातत्व इतिहास की सुर्खियों पे ध्यान नहीं देते तो शायद आपने अलगनकुलम का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन जो पुरातत्व में या इतिहास में रुचि रखते हैं उनको अलगनकुलम का नाम अच्छी तरह से मालूम होगा। तमिलनाडु का जो रामनाथपुरम जिला है वहाँ अलगनकुलम का नाम इतिहास में बड़े बेहद सम्मान के साथ दर्ज होता है। मतलब दुनिया के उन कस्बों या गाँवों के तरह से दर्ज होता है जो बहुत ही विशिष्ट हैं। दुनिया का हर शहर अपना एक इतिहास रखता है, पुरातत्व में वो जगह रखता है, पर कुछ शहर दुनिया में पुरातत्व की दृष्टि से बेहद अनोखे माने जाते हैं। अलगनकुलम उस तरीके का गाँव है क्योंकि अलगनकुलम के गाँव को अगर आप माने तो स्पेन का एक गाँव है विलादे रियो उबेरना, इजिप्ट का एक गांव है कासिर अल कादिम, बल्गारिया का एक हिस्सा है रोगोजेन। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों को दुनिया के इतिहास में, पुरातत्व में बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है क्योंकि इन्हें यह माना जाता है कि ये कुछ ऐसे कस्बे या गांव हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, मध्य पूर्व में, यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में और भारत में अलगनकुलम, जो पुराने सिक्कों के अध्ययन का काशी और वेटिकन है। यहाँ जाकर लोग पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं। इसकी वजह क्या है? अलगनकुलम में 1994 में ग्रीक और रोमन सिक्कों का सबसे बड़ा
भंडार मिला, सबसे बड़ा संग्रह मिला। ये यूरोप से बाहर एशिया में ग्रीक और रोमन सिक्कों की सबसे बड़ी खेप थी जो मिली। इन्हें एक चीनी मिट्टी के पात्र में दबा कर रखा गया था। अल्गनकुलम में जो सिक्के मिले उनमें चांदी के 5000 सिक्के थे और इसमें सिक्के थे ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर के, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, सेल्यूकस के, निएक्टर के। और ये सिक्के शुभम 356 से 281 ईसा पूर्व के बीच जारी हुए थे। 5000 सिक्के मिले। ये वो राजा थे जिन्होंने ग्रीस से दुनिया के बड़े हिस्सों पर राज्य किया था या दुनिया के बड़े हिस्सों को अपने कारोबार से बाकी चीज़ों से प्रभावित किया था। अल्गनकुलम में 5000 रोमन सिक्के भी मिले। 5000 तो ग्रीक मिले, 5000 रोमन सिक्के भी मिले जो चांदी के थे। और ये जो रोमन सम्राट अगस्टस से लेकर सम्राट ट्रोजन तक के कार्यकाल के थे, यानी 23 ईसा पूर्व से 117 ईस्वी तक के, बहुत लंबा समय है, 30 ईसा पूर्व से 117 ईस्वी तक के। ये सिक्के अल्गनकुलम के एक स्थानीय व्यापारी के थे, जो शायद ऐसा माना जाता है कि इन देशों के व्यापारियों के साथ ट्रेड करता था और उनसे इनकी करेंसी में लेन देन करता था। और ये एक पात्र में दबाकर ज़मीन में रखे गए थे। ठीक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, अल्गनकुलम जैसी ही परिस्थिति, हमने जिन शहरों का आपके को नाम बताया, ऐसी परिस्थिति वहाँ थी। इजिप्ट का एक शहर है कसीर अल कादिम, स्पेन का विला डे अबेरीना, बुल्गारिया का रोज़गेन। यहाँ भी इसी तरह से इतना बड़ा जखीरा ग्रीक और रोमन सिक्कों का यहाँ पर इन जगहों पर भी मिला था। छोटी छोटी संख्याओं में ग्रीक और रोमन सिक्के पूरी दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में मिलते हैं। ख़ासतौर पे उन इलाकों में ज़रूर मिलते हैं जो पुराने व्यापार मार्गों के आसपास हैं या जहाँ बंदरगाह हैं, जहाँ से ट्रेड होता था। अगर आप गौर से देखें तो भारत की जो दुनिया की आधुनिक मुद्रा व्यवस्था है, जब ये आई और एक्सचेंज सिस्टम आया, इससे 2000 साल पहले भी दुनिया में व्यापार होता था और मुद्राएं भी थीं। बैंक तो बहुत बाद में बने, करेंसीज बहुत बाद में बनना शुरू हुई, कागज़ की करेंसी तो और बाद में आई, उसका एक अपना इतिहास है, कभी उस पर चर्चा बाद में। लेकिन व्यापार भी था और करेंसीज भी थी, मुद्राएं भी थी, उनके अलग अलग तौर तरीके थे। और इसी तरह से आयात निर्यात भी होता था, जैसे कोई देश निर्यात करता था और आयात करता था। आज के अमेरिकी डॉलर की तरह, जिसको कि दुनिया में फिएट करेंसी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ सुनते हैं, भारत में कुछ लोग डॉलर के एकाधिकार को लेकर तरह तरीके की बहसें सुनते हैं हम। अमेरिकी डॉलर की तरह पहले भी कुछ खास मुद्राएं होती थी जिन्हें पूरी दुनिया के बाज़ारों में स्वीकार किया जाता था। इस हिसाब से अगर आप कह सकते हैं तो जो ग्रीक ड्राचमा था वो पुरानी सदियों का डॉलर था। ग्रीक और रोमन सिक्के पूरी दुनिया में स्पेन से लेकर मध्य पूर्व तक और चीन से लेकर भारत तक और यूरोप और एशिया के तमाम हिस्सों में सामान्य कारोबार में ग्रीक और रोमन मुद्राएं इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ तक कि जब केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसका खजाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ साल पहले खोला गया था, और उसके जो पुराने खजाने के अंदर से जो करेंसीज निकली थी, उसमें भी ग्रीक ड्राचमा मिले थे। तो ये वो करेंसी थी जो भारत में मसालों के कारोबार से आती थी, क्योंकि जिन सम्राटों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अपना खजांची बनाया था या माना था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर ही उनका ट्रेजरर है जहाँ वो अपनी कमाई रखते थे, तो उसमें ग्रीक ड्राचमा भी थे। अब ये ग्रीक और रोमन सिक्के पूरी दुनिया में आधुनिक करेंसी आने तक और उसके बाद की करेंसी के दौर तक आमतौर पर लेन देन का मुख्य हिस्सा बने रहे, क्योंकि इसमें लोगों का ट्रस्ट था, भरोसा था। और चाहे वो भारत में अल्गनकुलम के व्यापारी हों या वो यूरोप के व्यापारी हों, आपस में लेन देन के लिए ग्रीक और रोमन सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। अब ये इस किस्से का जो पूरा किस्सा हमने आपको बताया, इस किस्से का बेहद करीबी रिश्ता भारत की हाल की जद्दोजहद से है, रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की जद्दोजहद से। और वो जद्दोजहद ये है कि भारतीय करेंसी आखिर दुनिया में स्वीकार्य कैसे बनाई जाए, दुनिया के ट्रेड का हिस्सा कैसे बने, ये आज की जद्दोजहद है। पर इस जद्दोजहद को हम समझने से पहले कि आखिर ग्रीक और रोमन सिक्कों की ताकत क्या थी, उसे समझने से पहले हम इस जद्दोजहद की तरफ चलते हैं, जहाँ से आप इसका आधुनिक संदर्भ पकड़ सकें और हम सीधे रूस और भारत के रिश्तों की तरफ मुड़ते हैं। बिल्कुल सर, आपने गोवा वाली बैठक का जिक्र किया जो पहले सप्ताह में हुई थी मई के।
क्या आपको लगता है, क्या जो भारत की पूरी कोशिशें थी उन्होंने उसी समय दम तोड़ा जब वो रूस की मंत्री की तरफ से बयान आया? हाँ, तो अब पिछले एक साल के दौरान भारत ने तमाम प्रयास किए जिनको विस्तार से आपको बताएंगे, पर संदर्भ के लिए हमने ग्रीक रोमन सिक्कों की बात इसलिए कही क्योंकि उसके जरिए आप समझ सकें कि आखिर दुनिया में करेंसीज को इस्टेब्लिश करने के जो मूल्य हैं वो कैसे पुराने मूल्य हैं, वही मूल्य हैं जो आज भी चलते हैं। हालांकि सिद्धांत बदल चुके हैं, व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। हुआ ये कि मई 2023 के पहले सप्ताह में शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक लगी। तब तक भारत के अधिकांश लोगों को तमाम खबरों और सूचनाओं के माध्यम से ये तो स्थापित हो गया था उनके दिमाग में शुभम कि भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल का बड़ा ट्रेड शुरू हो चुका है। अब भारत जो भी सामान खरीद रहा है उसका भुगतान रुपए में कर रहा है और उसी आधार पर भारत दुनिया के बाकी देशों को भी रुपए में भुगतान करना शुरू कर रहा है, एक्सचेंज करना शुरू हो रहा है। अब इस बैठक में आए, गोवा की बैठक में आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आए और उन्होंने जो बयान दिया उसने तहलका मचा दिया। वो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा कि भारत का रुपया उनके पास पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में जिसका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी भारत ने जो सामान खरीद कर, भारत ने मुख्यतः कच्चे तेल का आयात किया था और जो रूपी दिया है वो रूपी का कोई इस्तेमाल नहीं है। लावरोव का ये कहना था कि वो पूरा माहौल जो पिछले एक साल के अंदर बना था भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर स्थापित करने, वो पूरा माहौल लड़खड़ा गया। ये पूरी चर्चा जो है वो दूसरी दिशा में निकल गई, क्योंकि रूस के आधार पर ही सारे दावे किए गए थे। लावरोव का कहना का मतलब ये था कि भारतीय मुद्रा में हमने ट्रेड तो कर लिया, पर भारतीय मुद्रा का दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से कुछ मंगाने में इस्तेमाल करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके जरिए हम कुछ और आयात नहीं कर सकते किसी दुनिया के देश से। अब भारत से रूस का आयात, भारत की तरफ से रूस को भेजा जाने वाला सामान कम था, तो इसलिए भारत से भी उसकी खरीदारी नहीं हो सकती थी। अभी जो रुपया और रूबल का कारोबार था, जिसपे पिछले एक साल में कई सारी चर्चाएं हुई, बैंकों को तैयार किया गया, रिजर्व बैंक ने एक पूरा आदेश जारी किया, सब तैयारियां की, वो पूरी जो व्यवस्था थी ना उस पर घड़ों पानी पड़ गया लावरोव के उस बयान से। अचानक चीज़ें लड़खड़ा गईं और एक कहा गया कि जो कोशिशें पिछले एक साल से चल रही थी वो कोशिशें तो कहीं सफल होती नहीं दिखाई दी, क्योंकि जो सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर था जिसके जरिए आप रुपए को दुनिया में स्थापित करना चाहते थे और जिसके कारण आपने प्रतिबंधों को से रूस पर प्रतिबंधों से अलग जाने का रिस्क भी लिया, जोखिम भी लिया, उसके विदेश मंत्री ने तो आकर एक कह दिया कि जो रुपए में भुगतान हुआ उसका हम इस्तेमाल क्या करेंगे। भारत से चूंकि निर्यात करने के लिए कुछ था नहीं, भारत ही करेंसी दे रहा था, तो रूस उस करेंसी को से भारत से वापसी में कुछ खरीद नहीं सकता था, इसलिए वो करेंसी भारत में पड़ी हुई थी। लावरोव के बयान का मतलब ये था, लावरोव जो कहना चाह रहे थे और लावरोव का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि वो कहीं ना कहीं जाके फंस गए हैं इस पूरे ट्रेड में भारतीय रुपए को लेकर, और इसलिए एक महीने पहले रूस ने भारत से कहना शुरू किया था कि तेल के का भुगतान युआन या दिरहम में किया जाना चाहिए। दरअसल लावरोव, हम वापस आपको ग्रीक रोमन सिक्कों की तरफ ले चल सकते हैं। लावरोव दुनिया में मौद्रिक व्यवस्था का वो सच बता रहे थे जो सदियों से, 1000 साल से, 2000 साल से कायम है। वास्तविकता वहीं से लावरोव बता रहे थे। अलगनकुलम के ज़माने से वो सच कायम है, तभी आपको अलगनकुलम में रूस में ग्रीक और रोमन सिक्के मिलते हैं। आज की मौद्रिक व्यवस्था बहुत जटिल है, पेचदार है, एक्सचेंज सिस्टम है, बाजार फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेडिंग होती है, करेंसी को आप विनिमय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंसी को एसेट के तौर पर होल्ड भी कर सकते हैं, करेंसी के जरिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी मूल्य जो मुद्रा के हैं, करेंसी के हैं, वो अलगनकुलम के दौर से, ग्रीक रोमन सिक्कों के दौर से या भारतीय सिक्कों के दौर से लगभग स्थायी जैसे हैं, और उन्हें उनकी रोशनी में लावरोव ने वो स्थायी मूल्य उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने की कोशिश की, जिससे भारत की सरकार और भारत के तमाम लोग थोड़ा लड़खड़ा गए लावरोव की उस बयान के बाद। दरअसल रोमन और ग्रीक मुद्राओं की पूरी दुनिया में स्वीकार्यता के 3 बड़े कारण थे, पूरी दुनिया में स्पष्ट से कारण थे जो बहुत सामान्य सा जानना हमारे लिए जरूरी है। पहला एक कारण ये था कि रोमन साम्राज्य सबसे बड़ा कारोबारी था, वो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सामान आयात करता था, क्योंकि रोमन सभ्यता रिच थी, लोगों के पास पैसे थे, तो पूरी दुनिया से उनको मसाले भी चाहिए थे, भारत से गोलकोंडा के हीरे भी जाते थे, उनको चीन से सिल्क भी जाता था, दुनिया के जिस हिस्से से सबसे अच्छी चीज़ें मिलती थी वो उनके पास जाती थी। तो वो एक इतनी बड़ी इंपोर्टर इकोनॉमी थी। आज की परिस्थिति में अगर देखें तो अमेरिका को या यूरोप को मान सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वो सबसे बड़ी इंपोर्टिंग इकोनॉमीज़ थी, और इसलिए उनकी समृद्धि के कारण, उनके बाजार में सारा माल बेचने के कारण दुनिया के देशों को रोमन और ग्रीक मुद्राओं को स्वीकार करना होता था, क्योंकि उनके जरिए काम होता था। दूसरी चीज़ ये कि सारी मुद्राएं सोने, चांदी और बाद में कुछ कांसे की, ब्रॉन्ज की भी मुद्राएं मिली। आमतौर पर सबसे बड़ी संख्या चांदी की मुद्राओं की है, सोने की करेंसी के सिक्के भी थे।
रोमन और ग्रीक मुद्राओं की मापतौल ऐतिहासिक रूप से बड़ी स्थायी थी और सिक्के बनाने में ग्रीक और रोमन राजाओं की अपनी एक महारत थी और इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी ड्राचमा की जो वैल्यूएशन थी, उसका वैल्यू था, उसमें जो चांदी की और सोने की मात्रा थी वो बड़ी बड़ी स्थायी थी। इसलिए पूरी दुनिया में उसे उसकी साख के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था कि अगर आपने ड्राचमा लिया तो उसमें इतनी चांदी होगी या इतना सोना होगा। और उसे सम्राटों ने कितने भी सम्राट बदले हों पर उन्होंने उस ड्राचमा की उस वैल्यू को अपने आप में कंटिन्यू रखा था। एक ही दो बार ऐसे किस्से हुए जब डिबेसमेंट किया गया और वो भी भारत के कारण एक डिबेसमेंट हुआ था ड्राचमा के इतिहास में, जब भारत में बहुत ज़्यादा सोने की करेंसी आने लगी थी। प्लिनी ने अपनी किताब में भी लिखा है कि रोमन करेंसी को डिबेस कर दिया गया था, उसमें सोने की मात्रा घटा के चांदी की मात्रा बढ़ा दी गई थी। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें सब जगह स्वीकार किया जाता था क्योंकि सारे व्यापारियों के लिए रोम डेस्टिनेशन था। सामान बेचना, रोम और ग्रीक की अर्थव्यवस्थाओं को सामान बेचना होता था, तो व्यापारियों के नेटवर्क तो अलग अलग जगह फैले हुए होते थे। एक व्यापारी रोम तक सामान भेजने के लिए खुद रोम नहीं जाता था, वो चीन के किसी बाजार से सामान उठाता था और कशगर के पास किसी दूसरे कारवां को सामान बेच देता था। कशगर का कारवां सामान लेकर अफगानिस्तान आता था, फिर वहाँ किसी दूसरे कारवां को सामान बेच देता था, फिर वो कारवां वहाँ से लेकर टर्की पहुँचता था और टर्की से फिर कोई दूसरा कारवां उसे लेकर जाता था। तो ये जो सारा लेन देन मल्टीपल लेवल पर ट्रांजिशंस होते थे भारत के भीतर से या भारत के बाहर से, इन लेन देन में ये मुद्राएं स्थायी रूप से चलती थी। भुगतान के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब आज की दुनिया में करीब से देखें, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है मुद्रा व्यवस्था, बिल्कुल ग्रीक और रोमन जैसी व्यवस्था नहीं मान सकते। डायमेंशंस बदल गए हैं, तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन सिद्धांत लगभग वैसे ही हैं। और रुपए की अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिशों को इसलिए बार बार रह के झटका लगता है कि ये जो 5-6 बड़े सिद्धांत हैं किसी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय होने की, वहीं हम मात खा जाते हैं। वहीं पर हमारे पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं भारत के पास जो वो रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बना सकें। अब हम इसकी परतें आपको एक एक करके खोल के आगे बताते हैं। शुरू से शुरू करते हैं सर। हाँ। क्या इससे पहले भी रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपए का करने के लिए कोशिशें हुई थी? हाँ, इससे पहले भी हुई थी। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और तब ये कहा गया कि भारत में वस्तु अकाउंट खोले जाएँ और भुगतान किया जाए और फिर भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने नियम बनाए। पीछे चल के देखें तो आपको दिखाई देगा कि 1960 के दशक में मलेशिया में, अमीरात में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में भारत की करेंसी का इस्तेमाल होता था। क्योंकि आपको याद होगा 90-91 के समय जब भारत में विदेशी मुद्रा का संकट आया था तो उस संकट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी था कि भारत में जो आने वाले रेमिटेंसेस थे, जो विदेश से आने वाला पैसा था, उसमें एक बड़ा हिस्सा गल्फ़ के देशों से आता था क्योंकि भारत के लोग वहाँ काम करने जाते थे अपनी, और वहाँ से अपनी कमाई भारत भेजते थे। तो जो भारत गल्फ़ की अर्थव्यवस्था तब तक उतनी विकसित अर्थव्यवस्थाएं नहीं थी। ये बात के 30 दशकों की बात है जब उनकी करेंसी इतनी मजबूत हुई। उनकी करेंसी कमज़ोर होती थी और वहाँ लेन देन में आमतौर पर जो 60 के दशकों में यात्राएँ करते थे, विदेश यात्राएँ, 70 के दशक तक की बात है, 70-80 के दशक तक की बात है, भारतीय करेंसी का वहाँ पर इस्तेमाल होता था। हालांकि भारत की करेंसी तब परिवर्तनीय नहीं थी, हम ओपन मुद्रा पॉलिसी का हिस्सा नहीं थे जो 91 के बाद आई, लेकिन तब भी उन देशों के कारोबार में भारत की करेंसी का इस्तेमाल होता था। खासतौर से गल्फ़ के देशों में गल्फ़ करेंसी में भारत का इस्तेमाल होता था। चूँकि भारत से लेबर फोर्स सप्लाई होती थी और वहाँ से आने वाली विदेशी मुद्रा भारत में आती थी, तो इसलिए ये रिश्ते करेंसी के लेवल पर काफ़ी स्मूथ थे, उस समय चलते थे। अब बाद के दशकों में क्या हुआ कि अरब की अर्थव्यवस्थाएं अचानक बहुत बड़ी हो गई। आप कतर को देखिए, सऊदी अरब को देखिए, ये अर्थव्यवस्थाएं 60 के दशक की तुलना में तो 60 में तो कुछ भी नहीं था, आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हो गई। इनकी करेंसीज बहुत मजबूत हो गई। तेल की ताकत के साथ इन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड बना लिए। इनकी करेंसी के भी ढांचे पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं, भारत से ज़्यादा अपारदर्शी हैं, लेकिन इकॉनमी में जितनी ताकत थी उसके बाद फिर रुपए का इस्तेमाल घटता चला गया। पेट्रो डॉलर आना शुरू हो गया, पेट्रो युआन पहुँच रहा है, तो डॉलर गल्फ़ के देशों में कारोबार के लिए अमेरिकी डॉलर बुनियादी रूप से करेंसी बन गई और भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल सीमित हो गया। हालांकि अभी भी कुछ कई देशों में एक्सचेंज के तौर पर भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल कहीं कहीं हो रहा है। पिछले 2 डिकेड्स में क्या हुआ कि श्रीलंका, मालदीव्स और जैसे देशों ने, नेपाल ने भी भारत से रुपए में लेन देन किया। इसकी वजह थी कि भारत उनके लिए प्रमुख सप्लायर था। कहीं तेल का सप्लायर था, कहीं कच्चे सामान का सप्लायर था। नेपाल का तो ट्रेड ही भारत से रूट होकर जाता है क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, नेपाल के पास बंदरगाह नहीं है, तो सारा सामान भारत के जरिए रूट होकर जाता है। तो इन देशों में भी भारतीय रुपए में लेन देन होता था और भारतीय व्यापारी वहाँ से आपस में लेन देन करते थे, पर छोटा सा हिस्सा था टोटल कारोबार का।
2013 में हमें याद है शुभम कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने पहली बार, जब उस समय रघुराम राजन गवर्नर थे, और उन्होंने पहली बार भारतीय निर्यात दुनिया में बढ़ने की स्थिति में देखते हुए कि भारत का निर्यात बढ़ रहा था, ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा भारत का बढ़ रहा था, यह कहा था कि अब भारत का व्यापार बढ़ रहा है, इसलिए रुपए में ट्रेड सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। तो 2013 पहला ऐसा समय था जब रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से रूपी में ट्रेड सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू करने का सुझाव दिया। रिजर्व बैंक की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आई थी उस दौरान, मुझे याद है, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि भारत के का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा कैसे बढ़ रहा है। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत अपने व्यापार रिश्तों के आधार पर ट्रेड को करेंसी में, अपनी करेंसी में सेटल कर सकता है। लेकिन उसके बाद फिर वो बातें आगे नहीं बढ़ी, वहीं पर रही। दोबारा हमने ये सारी चर्चाएं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वापस लौटते देखी, तब हम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की चर्चाओं के बीच में पहुंचे हैं। सर, ये जो ताज़ा कोशिशों की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जैसे आपने कहा रूस यूक्रेन युद्ध, यही वजह थी या और कुछ वजह भी थी? 2-3 वजह थी, खास रूप तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध, और 1-2 और वजह थी। रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना देने की, पूरी दुनिया में रुपए को चला देने की, और भारत के कुछ लोगों का कहना है कि रुपया तो दुनिया के रिजर्व की करेंसी हो जाए, दुनिया के देशों में रिजर्व में पहुंच जाए, इस तरीके तक के जो दावे या वादे या तैयारियां की गई, इसके पीछे 2 बड़े घटनाक्रम थे। एक तो घटनाक्रम यह था कि जब रूस पर सैंक्शंस लगाए गए तो रूस स्विफ्ट से बाहर हो गया। स्विफ्ट का नाम आपने सुना होगा। स्विफ्ट वो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की व्यवस्था है जिसमें दुनिया के देश एक दूसरे से लेन देन करते हैं, और उस सिस्टम को क्लियरेंस करने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि रूस इस व्यवस्था से बाहर हो गया था, प्रतिबंध के कारण उसको डॉलर में भुगतान अगर वो लेता भी तो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास डॉलर के भुगतान की कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए रूस ने बाकी जो रीजनल करेंसीज थी उनकी तरफ देखना शुरू किया। उसमें एक युआन थी और एक भारत था। भारत ने चूंकि कच्चे तेल का आयात रूस से तेजी से बढ़ा दिया, सस्ता कच्चा तेल रूस ने बेचना शुरू किया, तो रूस ने भारत के साथ रुपए में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेना शुरू कर दिया, और यहीं से वो पूरा ट्रिगर आया। रूस को डॉलर नहीं चाहिए थे, रूस को अपने युद्ध की तैयारियों के खर्चे को देखते हुए अपना कच्चा तेल बेचना था। यूरोप को कच्चा तेल बेचना मुश्किल हो रहा था, तो 2 ही अर्थव्यवस्थाएं थी उसके अलावा जिनको कच्चा तेल बेचा जा सकता था, एक युआन और एक रुपया। तो युआन में पेमेंट लेना शुरू कर दिया चाइना से, और भारत से रूस ने रुपए में पेमेंट लेना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र हमने लावरोव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, जहां उन्होंने बताया कि उस रुपए का वो क्या करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिससे बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश गहरे आर्थिक संकट में थे, श्रीलंका दिवालिया हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। इन देशों में तात्कालिक तौर पर कामकाज चलाने के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लिए रुपया तब भी एक स्थिर मुद्रा थी जिसमें वो अपना कारोबार कर सकते थे। देखिए, अभी हाल फिलहाल की चर्चा है कि बांग्लादेश में कच्चे तेल की मांग का आयात घट गया है क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा डॉलर की कमी है। तो बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ डील करने की कोशिश कर रही कि रुपए और बांग्लादेशी मुद्रा में लेन देन के बदले उन्हें कच्चे तेल का या पेट्रोलियम डीजल का एक्सपोर्ट किया जा सके। श्रीलंका के संकट के दौरान भी हमने ये देखा था। तो ये दोनों देश तात्कालिक तौर पर संकट में थे, डॉलर्स थे नहीं इनके पास, और डॉलर्स लाने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि निर्यात नहीं था, अर्थव्यवस्था में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में भारतीय रुपया इन देशों के कारोबारी चैनल में शामिल हो गया। ये 2 प्रमुख घटनाएं थी। यही 2 प्रयोग थे जिनके आधार पर सरकार ने इस पूरी कोशिश को अन्य देशों के साथ भुगतान में आजमाने की कोशिश शुरू कर दी। यही दोनों प्रयास थे। एक तो रूपी रूबल ट्रेड था जो कि हुआ, जिसका कि अब नतीजा सामने आया कि रूपी रूबल ट्रेड रुक गया, और दूसरा ये था कि जो आसपास के देशों को ज़रूरत थी, इसके आधार पर भारत में सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 35 देश दुनिया के भारत से भारतीय मुद्रा में कारोबार करना चाहते हैं, यानी उनकी अपनी मुद्रा और भारत की मुद्रा, कोई दूसरा सिस्टम बीच में नहीं या डॉलर नहीं, इसमें कारोबार करना चाहते हैं। सरकार ने एकदम तेज़ी से अभियान में चलाकर निजी बैंकों, सरकारी बैंकों को काम पे लगा दिया गया। यह कहा गया कि साहब वस्तु अकाउंट खोले जाएं। यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ कि जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रूपी। पहली बार रिजर्व बैंक ने आधिकारिक रूप से ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक नियम व्यवस्था भी जारी की 2022 में कि रुपए में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाए। इसमें भारत में से जो व्यापार भागीदार थे, जो दोतरफा आधार पर व्यापार करते थे, उन्हें ये छूट दी गई कि भारत में वो वस्तु अकाउंट खोलेंगे और यहाँ अपना रुपया जमा करेंगे। वही वस्तु अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है भारत में रूस का, जिसका जिक्र लावरोव ने किया। हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो इसी रुपए के इस्तेमाल की बात थी।
बैंकों को ये भी कहा गया, जो दुनिया के देश थे उनको ये भी कहा गया कि भारतीय बैंकों में जो उनका पैसा रुपया वस्त्र अकाउंट में होगा उसे वो भारत में प्रोजेक्ट्स के खरीद में भुगतान कर सकते हैं। अगर भारत में निवेश कर रहे हैं कोई, यानी उसी देश ने भारत में अगर कोई परियोजना लगाई है तो यहाँ इस भुगतान में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टरों को भुगतान में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका निवेश भारत के ट्रेजरी बिल्स में कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास इंडियन करेंसी है। तो भारत के जो सरकार के ट्रेजरी बिल्स हैं उनमें बॉन्ड्स में इनका निवेश किया जा सकता है। तो वो जो पैसा पड़ा रहता है वस्त्र अकाउंट में, थोड़ा बहुत पैसा रिटर्न आ जाएगा, उस पर रिटर्न आ जाएगा और ट्रेजरी बिल में निवेश होना शुरू हो जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, केन्या, इजराइल, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, ओमान और उगांडा, इतने देशों के बैंकों के प्रस्तावों को सक्रिय भी किया। अपनी तरफ से कोशिश किया, करीब 60 प्रस्ताव ऐसे थे जिन्हें सक्रिय किया गया कि इनके तहत वस्त्र अकाउंट खोले जाएंगे। हालांकि ताज़ा जो सूचना हमारे पास है, जब इसको पर चर्चा कर रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आया उसमें केवल रूस और मलेशिया के वस्त्र अकाउंट खुल पाए हैं, बाकी इन 60 देशों के वस्त्र अकाउंट खुले नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी कोशिश शुरू हो गई थी। सर, इतनी तैयारी हो गई, वस्त्र अकाउंट खुल गए, इतने देशों के साथ समझौते हो गए, आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, सब कुछ जब इतनी तैयारी हो गई थी, फिर बाजी कैसे पलट गई? बाजी इसलिए पलट गई, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ इस बीच में, और इसके बाद रुपए के ग्लोबलाइजेशन का आप कहें या रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन का की जो पूरी कोशिश थी, ये पटरी से उतर गई। हुआ ये कि मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को गए और घोर युद्ध के बीच में चीन के राष्ट्रपति की, लंबे समय से चीन के राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं कम थी, लेकिन ये बड़ी विदेश यात्रा थी और वो मॉस्को गए और उन्होंने पुतिन के साथ एक बड़ी शिखर बैठक की। इसके बाद एक 12 सूत्री 12 पॉइंट का बयान जारी हुआ और उस बयान से रूस ने स्पष्ट कर दिया कि युआन अब उसकी वैकल्पिक मुद्रा है, क्योंकि रूबल के बाद जो उसकी दूसरी मुद्रा होगी वो युआन होगी, जबकि युद्ध से पहले रूबल के बाद दुनिया के सारे देशों की वैकल्पिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर होती थी, वैसे रूस की भी की वैकल्पिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर थी। उस बैठक के बाद, उस शिखर बैठक के बाद युआन रूस के लिए वैकल्पिक मुद्रा हो गई। एक किस्म से युआन का दबदबा हो गया रूस के विदेशी मुद्रा भंडार पर, यानी जितना हिस्सा डॉलर ने लूज़ किया था विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर गए थे, उसकी जगह युआन आकर बैठ गया। अच्छा, ये स्वाभाविक ही था क्योंकि अमेरिकी डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड हो नहीं रहा था, रूस को अमेरिकी डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की छूट नहीं थी। युआन की स्वीकार्यता डॉलर के बाद न तो अमेरिका डॉलर में ट्रेड कर सकता, ना जापानी येन में, रूस जापानी येन में ट्रेड कर सकता, ना यूरो में ट्रेड कर सकता। ये जो 3 अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज हैं, ये प्रतिबंध लगाने वाले समूहों का हिस्सा हैं। इन तीनों करेंसीज में ट्रेड करने की सुविधा नहीं थी। उसके बाद जिस एक करेंसी की स्वीकार्यता दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चाइनीज़ युआन है। चाइनीज़ युआन की कैसे स्वीकार, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए, और रूस चीन के एहसान के तले दबा है कई तरह से। रूस का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है चाइना, चीन ही वहाँ से गैस खरीद रहा है, चीन ही वहाँ से तेल खरीद रहा है, चीन ने वहाँ निवेश भी किया है। तो पुतिन के लिए युआन को वैकल्पिक मुद्रा बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि युआन के जरिए वो सऊदी अरब से सामान भी इंपोर्ट कर सकते थे, युआन के जरिए वो चाइना को पेमेंट भी कर सकते थे। और जो बात हमने रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में कही थी उस पर हम आगे बताते हैं, क्योंकि चीन सबसे बड़ा ट्रेडर है दुनिया का, तो इसलिए उसकी मुद्रा की स्वीकार्यता दुनिया में आमतौर पर ज़्यादा रहती है। इसके बाद तत्काल क्या हुआ? इसके बाद तत्काल एक खबर अखबारों में चमकी, जिस पर हमने आपको मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी, कि रूस ने इसके तुरंत बाद ये कहा कि अब भारत जो तेल खरीद रहा है उसका भुगतान भैया तो युआन में करिए या दिरहम में। उन्होंने दिरहम भी नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं चाइनीज़ युआन में भुगतान चाहिए। उसके तुरंत बाद कहा भारत चाइनीज़ युआन में भुगतान कैसे करता है, चीन के साथ तो ऐसे रिश्ते हैं नहीं। हमारी तो कोशिश ये थी कि रूस में रुपया चलने लगेगा, रुपया छा जाएगा भारतीय रुपया, और चीन ने तो कह दिया कि युआन में पैसा दीजिए हमको जो तेल खरीदा था। अब बाजी यहाँ पलट गई, भारत युआन तो दे नहीं सकता था क्योंकि भारत के पास युआन का उतना बड़ा रिजर्व होने की संभावना नहीं, तो सऊदी दिरहम को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सऊदी दिरहम यानी सऊदी अरब की करेंसी। हालांकि ये भी सुझाव चीन के जरिए आया था, क्योंकि चीन और सऊदी अरब के हाल में रिश्ते काफ़ी बेहतर हुए हैं और ईरान को उन रिश्तों में शामिल किया गया। अब इसके बाद पेशबंदी शुरू हुई शुभम, लेकिन मई में जब लावरोव आए तो उन्होंने सब ध्वस्त कर दिया। अपने भाषण के बाद उन्होंने सब कुछ ये सारी कोशिशें ध्वस्त कर दी। हुआ दरअसल ये था कि भारत के रूस के रुपए और रूबल के लेन देन पे पूरी दुनिया की बहुत करीब से निगाहें थीं। उस दौरान हमने कई विदेशी बैंकर से बात की, इन्वेस्टर से बात की, ट्रेडर से बात की। वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ इस पूरी कोशिश को देख रहे थे जो 35 देशों के साथ शुरू हुई थी, कि क्या ये प्रक्रिया धीमे धीमे आगे बढ़ेगी और क्या भारतीय रुपया इस स्थिति में आएगा जहाँ वो कम से कम
तीसरी चौथी पांचवी ही करेंसी हो, लेकिन ट्रेड में कहीं उसको उसे इंटरनेशनल ट्रेड में कोई जगह मिल पाएगी। ग्लोबल व्यापारियों की निगाहें सिर्फ इस एक बात पर थी कि रूस को जो रुपया दिया गया भारत की तरफ से तेल खरीदकर, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। रूस उसका इस्तेमाल भारत से ही सामान आयात करने में करता है, या रूस उस रुपए को लेकर जाकर दुनिया के बाजारों में भी शॉपिंग करता है। वो जापान से भी कुछ सामान मंगा सकता है क्या, वो मिडिल ईस्ट के देशों से को भी भुगतान में इसका इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन्हीं बाजारों में फिर बाकी देश भी भारतीय रुपये को चला सकते थे। अगर एक कंट्री उसमें चला रहा होता, बाकी देश भी जाकर उस बाजार में चला सकते थे। जब लावरोव ने ये कह दिया कि हम इस रुपए का करें क्या, हम इससे कुछ आयात नहीं कर सकते, ये तो पैसा भारत के ट्रेजरी बिलों में ही लगा दिया गया है, तो बाकी सारे लोगों को भी, जो बाकी भागीदार थे, उनके लिए भी ये चुनौती हुई कि वो रुपए पर ट्रेड की व्यवस्था, अगर वो भारत की सरकार के साथ रुपए में कारोबार शुरू करते हैं तो उस रुपए का वो क्या करेंगे। सर, तो बड़ी बात यही ना, फिर ये कमजोरी है क्या, ये मौका बन क्यों नहीं पाता बार बार कोशिशों के बाद भी? हाँ, बार बार कोशिशों के बाद मौका इसलिए नहीं बनता, जिसे हम वापस फिर ग्रीक और रोमन सिक्कों के इतिहास से देखते हैं। मतलब रोमन ग्रीक सिक्के जिस ताकत की वजह से पूरी दुनिया में चलते थे, ड्राचमा जिस वजह से पूरी दुनिया के उस समय के ट्रेड पर राज करता था, डॉलर की ताकत भी लगभग उसी पैमाने से आती, कमोबेश उसी पैमाने से आती अमेरिकी डॉलर को। हालांकि आप अमेरिकी डॉलर को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, सवाल हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियां हैं, भारत में भी इस तरीके की टिप्पणियां की गई, लेकिन जो मौद्रिक व्यवस्था के सच हैं, जो रोमन ग्रीक सिक्कों के ज़माने से, वो लगभग वैसे ही आते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि रोमन और ग्रीक मुद्राएं इसलिए चलती थीं कि सबसे बड़ा ग्लोबल आयात निर्यात था उस समय। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, कहीं पूंजी एक्सपोर्ट करता है, कहीं सामान एक्सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ ये थी कि मुद्राओं का स्थिर मूल्य, डॉलर के मूल्य में स्थिरता है, पारदर्शिता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरा ग्लोबल विनिमय में आसानी, क्योंकि पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है, इसलिए उसके ये तीन बड़े पैमाने हैं जो किसी भी मुद्रा पर लागू होंगे जो दुनिया में चलती है। अब कारोबार की ताकत क्यों कितनी बड़ी है, इसे हमें समझना ज़रूरी है। और भारत के करेंसी नियामकों को, सरकारों को ये बहुत गहराई से समझना होगा कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो पाता, कहाँ हम चूक जाते हैं, उसे समझना ज़रूरी है। लावरोव ने भारतीय रुपए को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बता दी, जो भारत को भारतीय रुपए को ग्लोबल ट्रेड में ले जाने से रोकती है। भारतीय रुपए का हिस्सा दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में औसत दैनिक हिस्सा केवल 1.6% है, यानी पूरी दुनिया में जितना ट्रेड होता है पर डे डिफरेंट करेंसीज में, उसमें भारत का हिस्सा केवल 1.6% है। इसके मुकाबले डॉलर का हिस्सा 88% है, यूरोप का हिस्सा 31% है, येन का हिस्सा 17% है और ब्रिटिश पाउंड का हिस्सा 13% है। चीनी युआन का हिस्सा भारत से बहुत ज़्यादा नहीं है, यही दिलचस्प पेच है जो समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि चीनी युआन का हिस्सा भी कोई 15 या 16% है, भारत से थोड़ा ही ज़्यादा है, 5-6% है, भारत 1.6% पर है। लेकिन चीन ने अपने भीमकाय निर्यात और आयात के आधार पर, अपने बड़े कारोबारी ताकत के आधार पर, दुतरफा लेन देन में, बायलैटरल लेन देन में युआन को बहुत बड़ी ताकत बना दिया। क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश चीन से कुछ ना कुछ आयात करते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा चीन शामिल है पूरी दुनिया में। और दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज़ जो कमोडिटीज़ निकालते हैं, चाहे वो चिली का तांबा हो, या वो कनाडा से आने वाले मिनरल्स हों, या वो सऊदी अरब से आने वाला तेल हो, या वो ऑस्ट्रेलिया से आने वाला कोयला हो, या रशिया से आने वाली गैस हो, दुनिया की सारी कमोडिटीज़ का जो मैग्नेट है वो चीन है। और वही देश जो चीन को अपना कोयला, तांबा, लिथियम बेचते हैं, वही देश चीन से गारमेंट, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करते हैं। तो चीन दुनिया के हर देश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, हर बड़ी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, निर्यात की आयात की दृष्टि से, और निर्यात की दृष्टि से भी सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इस पर हम आगे बात करेंगे कि चीन ने ऐसा कैसे किया। लेकिन चीन ने इसी ताकत के दम पर दुनिया के ट्रेड में अपनी कम हिस्सेदारी होते हुए बायलैटरल ट्रेड में युआन को बहुत बड़ा हिस्सा दिला दिया। भारत का निर्यात बेहद सीमित है, हमें पता है, भारत की हिस्सेदारी दुनिया के निर्यात में कम है और आयात बहुत ज़्यादा है। हम बेसिकली एक इम्पोर्टर इकॉनमी है। पिछले एक साल में भारत का रूस को निर्यात बिल्कुल नगण्य रहा, बिल्कुल कोई बड़ा निर्यात नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ा आयात किया हमने रूस से, कच्चे तेल का रिकॉर्ड आयात किया, बहुत कम निर्यात था भारत से। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब व्यापार असंतुलन होता है तो रूस जैसे देश बुरी तरह फंस जाते हैं,
क्योंकि वो उस करेंसी, जिस करेंसी में भुगतान ले रहे हैं, अगर उस करेंसी में वो आगे खरीदारी नहीं करते, उस करेंसी को कहीं दूसरी जगह चला नहीं सकते, तो वो करेंसी नहीं रह जाती, उसका करंट नहीं होता उसके अंदर। भारत ने अब आप को हम एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि भारत ने जिन 22 देशों के साथ रुपए में लेन देन की खिड़की खोली है या जिनके साथ रुपए का में एक्सचेंज किया है, वहाँ से आप ध्यान से देखिए, इस चार्ट को हम थोड़ी देर रोकेंगे और ध्यान से देखिए कि वहाँ से भारत का निर्यात ज़्यादा है, आयात ज़्यादा है। तो आपको दिखाई देगा कि इन देशों से भारत का इंपोर्ट ज़्यादा है, भारत का एक्सपोर्ट इन देशों को कम है। तो अब भारत इनसे जो सामान आयात कर रहा है उसके लिए जो भारतीय रुपया देता है, वो रुपया उस रुपये के जरिए क्या खरीद सकते हैं, भारत से तो उतना सामान निर्यात नहीं हो सकता, तो उस रुपये का वो इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये इनकी सबसे बड़ी दुविधा है। इनके पास भारतीय करेंसी जो जाती है उसके बदले भारत के पास उन्हें बेचने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम निर्यात नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग तौर पर बड़ी इकोनॉमी नहीं है, और इसलिए व्यापार संतुलन इन देशों के पक्ष में होता है। अब दुनिया के ये बात सही है कि दुनिया के सबसे बड़े आयात निर्यात वाले कारोबार वाले देश हैं, जैसे चीन है, अमेरिका है, यूरोप है, इनके साथ भारत कोई बड़ा कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन छोटे देशों को भी उनकी ज़रूरतों के मुताबिक निर्यात करने के लिए भारत के पास बहुत बड़ी ट्रेड बास्केट नहीं है, बहुत बड़ी ट्रेड बास्केट नहीं। अब 2 साल से भारत ने अपना कृषि का निर्यात बंद कर दिया, यानी अफ्रीका का मार्केट और एशिया के मार्केट में जो भारत का गेहूं या बाकी चीज़ें बिकती थी वो भी बंद हो गई। तो भारत के पास इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी ट्रेड बास्केट नहीं है, जितनी बड़ी ट्रेड बास्केट आपको चीन के पास दिखती है प्रतिस्पर्धी तौर पर, और अमेरिका और बाकी देशों के पास दिखती है जो बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो उस ट्रेड बास्केट ना होने के कारण इन देशों को के बाजार में सामान बेचने की सीमाएं बहुत सीमित हैं। थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल बेच लिया जाता है, थोड़ी बहुत दवाएं फार्मास्यूटिकल बेच लिया जाता है, पर वो सीमित हिस्सा है। पर उसमें प्रतिस्पर्धा है, यानी चीन भी उसमें उन बाजारों में मौजूद है, तो चीन तीखी प्रतिस्पर्धा भी देता है। अब भारत के पास सर्विसेज का एक्सपोर्ट लिमिटेड है, जो भी बड़े देशों को है, छोटे देशों को नहीं है। तो जो दुनिया में 2 तरीके के देश हैं, या तो वो देश हैं जिनके पास बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस और खूब निर्यात करते हैं, जैसे ताइवान और चाइना जैसे देश हैं, या वो देश हैं जिनके पास ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं, जो बड़ी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्राज़ील है, जैसे चिली है, जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ये वो देश हैं जिनके पास बड़ी कमोडिटीज़ हैं, और इस कमोडिटीज़ के जरिए वो दुनिया के बाजार को इन्फ्लुएंस करते हैं। भारत, और इसलिए आप ध्यान से देखें तो दुनिया के ट्रेड में भारत का हिस्सा केवल 3% है, जबकि चीन का हिस्सा 18% है। तो ये जो 18% की ताकत है दुनिया के ट्रेड के हिस्से में, इसके साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। भारत के चाहे मसाले हों, चाहे चावल हो, वो भी चीन जा रहा होता है, रॉ मटेरियल भी चीन जा रहा होता है। दुनिया से आने वाली हर कच्चे माल का सामान, सोने से लेकर कच्चा तेल तक, सारी चीज़ें चीन की तरफ जाती हैं, और इन्हीं देशों को उसका निर्यात सबसे ज़्यादा है, और यही उसकी करेंसी की सबसे बड़ी ताकत है, जिस ताकत के जरिए चीन ने दुनिया में डॉलर को, चीन के जो युआन का इंटरनेशनलाइजेशन, उसके जरिए चुनौती दी है। अब भारत की सरकार को अगर रुपए का सिक्का दुनिया में चलाना है, रुपए का सिक्का जमाना है, सिक्का चलना का मतलब ही यही होता है कि आपकी करेंसी सब जगह स्वीकार की जाती है। ये मुहावरा वहीं से निकला कि उनका सिक्का चलता है। तो पहले लोग कहते थे रोम और ग्रीक के सिक्के चलते थे, तो उनका सिक्का चलाना है या करेंसी जमाना है, तो भारत को एक्सपोर्ट की ताकत बनना होगा। भारत के पास इतनी एक्सपोर्ट पावर होनी चाहिए कि दुनिया के देश उससे सामान खरीदने के लिए आगे खड़े हों सामने, जैसे चीन के बाज़ार में खड़े होते हैं जाके दुनिया के व्यापारी और सामान खरीदते हैं। क्योंकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग लागत बहुत ऊंची है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, सरकार अपने आप को प्रोटेक्शनिस्ट रखती है कई सारे मामलों में, और जिससे ग्लोबल मंचों पर भारत को निर्यात में नुकसान होता है। जैसे अभी हाल में आपने WTO का मामला देखा होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को लेके भारत के खिलाफ WTO का फैसला आया। अब सरकार को उसका उपाय करना होगा। सर, क्या आपको लगता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की जो पूरी बहस है, ये भी एक बड़ा रोड़ा है? हाँ, ये दूसरी बड़ी कमजोरी है जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की वजह। थोड़ा सा तकनीकी विषय पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों स्थापित नहीं हो पाती, रुपए का सिक्का क्यों नहीं चलता, रुपए का सिक्का पूरी दुनिया के बाजार में, उसमें एक सबसे बड़ा रोड़ा है। जो एल्गनकुलम में रोमन या ग्रीक सिक्के मिले, या जो इजिप्ट में रोमन या ग्रीक सिक्के मिले, उनसे भारत में खरीद और निवेश दोनों चीज़ें संभव थी। ध्यान दीजिएगा, परचेज भी किया जा सकता था, और शायद उन सिक्कों से एल्गनकुलम के व्यापारी तमिलनाडु में ज़मीन भी खरीद सकते थे, यानी इन्वेस्ट भी कर सकते थे, कैपिटल के तौर पर भी उनका इस्तेमाल कर सकते थे, और ट्रेड एक्सचेंज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते थे। भारतीय मुद्रा का कैपिटल साइड से जो
कन्वर्टिबिलिटी या परिवर्तनीयता, इसे लेकर भारत सरकार बेहद सतर्क रहती है, बेहद जोखिम में रहती है। यहाँ जो करेंसी आ रही है वो ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल होती है, या जो करेंसी कैपिटल के तौर पर आती है वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश होती है। कैपिटल अकाउंट में भारत ने अपनी करेंसी को कन्वर्टेबल नहीं किया है। सरकार रुपए में कारोबार तो चाहती है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि रुपए को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबल बनाया जाए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में पूंजी को परिवर्तनीय करने के अपने खतरे हैं। ऐसी स्थिति में फिर जो विदेशी पूंजी है कोई संकट आते ही तत्काल उड़ जाएगी और कैपिटल फ्लाइट का रिस्क है, ये स्थापित जोखिम है। इस तरीके का रिस्क हमने 90s में लैटिन अमेरिका की और साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज़ के साथ देखा था, और यहीं आकर रिजर्व बैंक और सरकार बुरी तरह फंस जाती है। हम ये जबकि दुनिया के जितने भी देश भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं वो कैपिटल अकाउंट में भी रुपये को कन्वर्टेबल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत के की करेंसी जैसे ट्रेड अकाउंट में कन्वर्टेबल है, करंट अकाउंट में कन्वर्टेबल है, वैसे ही पूंजी अकाउंट में भी कन्वर्टेबल हो। दुनिया की जो मजबूत करेंसीज हैं, यहाँ भी चीन आउटलायर है, हम आपको बताएंगे। चीन की करेंसी भी कन्वर्टेबल नहीं है, फिर भी चीन दुनिया में स्थापित है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चीन इस मॉडल पर चला है, चीन की करेंसी। लेकिन चीन की दूसरी ताकतें जिनके बारे में हमने ऊपर आपको जिक्र किया था, आगे कुछ और बताएंगे। हम तो इस स्थिति में है कि भारत सरकार में रिजर्व बैंक की मौजूदा नियम हैं, उनकी मंजूरी के बिना कोई $2.5 लाख से ज़्यादा दुनिया में ले जा नहीं सकता। कैपिटल पे इतने कंट्रोल हमारे हैं। अभी आपने देखा सरकार ने विदेश में खर्च करने के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं उनको भी इन कैपिटल कंट्रोल्स के दायरे में पहुँचा दिया। अगर आप बाहर क्रेडिट कार्ड से और उन पर टैक्स लगा दिया, तो कैपिटल कंट्रोल को लेकर हम एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय रुपये का सिक्का पूरी दुनिया में चलना चाहिए, दूसरी तरफ हम कैपिटल कंट्रोल्स बढ़ाते चले जाते हैं। विदेशी मुद्रा को लेकर सरकार के कैपिटल कंट्रोल को लेकर बेहद आग्रह है। और जब ऐसे कैपिटल कंट्रोल होते हैं तब आप अपनी करेंसी को जब ग्लोबलाइज करना चाहते हैं उसकी पूरी मुहिम का पर्दा हट जाता है, क्योंकि तो हमें समझ में आता है कि हम रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए अगर कैपिटल कंट्रोल के साथ जाएंगे तो दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब दुनिया के इन्वेस्टर लगातार पिछले 3-4 साल से, बल्कि लगभग पिछले 7-8 साल से शुभ हम कह रहे हैं, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं कि भारतीय रुपये को फॉरवर्ड मार्केट में खरीदने की छूट दीजिए। पूरी दुनिया में रुपए की स्ट्रेंथ इससे तय होगी और इसी से ट्रेडिंग में इस्तेमाल होना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही मांग आती है वैसे ही सरकार और आरबीआई बिल सिकोड़ लेते हैं, हाथ कह रही है क्या कर देंगे, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी अगर हम आगे बढ़ेंगे। जरा सा उतार चढ़ाव होता है तो रिजर्व बैंक पूरा विदेशी मुद्रा भंडार लेकर बाजार में कूद आता है। पिछले साल 1 साल के दौरान रिजर्व बैंक ने करीब 400-450 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन अकेले किया बाजार में। $212 बिलियन रिजर्व बैंक ने बाजार में बेचे रुपए को गिरावट से रोकने के लिए। करीब 187-188 बिलियन डॉलर खरीदे। दुनिया का कोई केंद्रीय बैंक इतना बड़ा हस्तक्षेप मुद्रा बाजार में नहीं करता होगा जितना बड़ा इंटरवेंशन भारतीय मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक करता है रुपए की कीमत को बचाने के लिए। स्वस्थ करेंसी के लिए, करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए ये सारी गतिविधियां अच्छी नहीं मानी जाती। जब आप करेंसी के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं, उसको स्वाभाविक परिस्थिति में ले जाने नहीं देते। अब रुपए को अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय बनाना है तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी का जोखिम लेना पड़ेगा, कैपिटल कंट्रोल्स कम करने पड़ेंगे, ज़्यादा कैपिटल भारत से बाहर ले जाने की छूट देनी होगी, तब जाकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों काम होंगे। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एक ही साथ चलते हैं पूरी दुनिया में। जो लोग ट्रेड लेकर आते हैं वही लोग बाद में इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। जो लोग भारत से पहले सामान खरीद कर ले जाते हैं, फिर वही लोग अपनी पूंजी लाकर भारत में उस सामान को बनाने की फैक्ट्री भी लगाते हैं। तो कैपिटल साइड से जो कन्वर्टेबिलिटी है वो एक बड़ी समस्या और दुविधा है। इसलिए रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की मुहिम कभी भी परवान नहीं चढ़ती। कोशिशें बहुत होती, सुर्खियां बहुत बनती, पर हकीकत में हमें उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। सर, ये पूरी बहस जब भी छिड़ती है कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी ये, तो हमेशा ये भी बहस छिड़ती है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर अच्छा है या ज़्यादा मजबूत अच्छा। तो क्या कमज़ोरी के भी अपने फ़ायदे हैं? अब ये भी एक और बड़ी दुविधा है। हम भारतीय आमतौर पर जिस तरीके के करेंसी संस्कारों से आते हैं, उन संस्कारों में अपने देश की करेंसी की ताकत और कमजोरी बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है। हमको लगता है कि कमज़ोर करेंसी देश की साख को कमज़ोर करती है, ताकतवर करेंसी देश की साख को मजबूत करती है। हालांकि करेंसी की दुनिया में ऐसा नहीं होता। भारत की मुद्रा, ये सच है कि दुनिया के अन्य मुद्राओं की तुलना में सबसे कमज़ोर करेंसीज़ में शुमार होती है। हमेशा भारत की करेंसी, जो करेंसी की बास्केट आप एशिया में देखें, उसमें वीक करेंसी में शुमार होती है। भारत की विनिमय दर में भी उतार चढ़ाव काफ़ी तेज होता है। भारतीय शेयर बाजार, भारतीय विदेशी मुद्रा वोलेटाइल करेंसी भी है। अगर पिछले 1 साल के दौरान ही आप देखें तो हम कहाँ से 79 से और 78 से लेकर 83 तक का रेंज हमने 1 साल में तय किया। तभी रिजर्व बैंक को इतना दखल देना पड़ा। उसकी वजह यह है कि भारत की आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। भारत बहुत कुछ आयात करता है, कोयला भी, तेल भी, सोना भी, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करता है।
और भारत में विदेशी मुद्रा लाने का प्रमुख स्रोत सिर्फ एक है, शेयर बाजार में निवेश। क्योंकि भारत का शेयर बाजार अपनी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत बड़ा है, बहुत रोबस्ट है। अगर भारत के शेयर बाजार की तुलना आप दुनिया की किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी से करें तो आपको भारत के शेयर बाजार की क्षमता, आकार, तैयारियां, निवेश, कंपनियां, ये आपको यूरोप के शेयर बाजारों के बराबर दिखेंगी। इसीलिए भारत का शेयर बाजार दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर टॉप रैंकिंग में आता है। तो यहाँ जो विदेशी पूंजी आ रही है वही विदेशी मुद्रा भंडार में पूंजी का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि निर्यात तो हमारा सीमित है, हम ज़्यादातर पूंजी तो यहीं से लेके आते हैं। यह जो FDI आ रहा है जो भारत में निवेश के लिए आता है। अब यहाँ एक बड़ी दुविधा है, कमज़ोर मुद्रा के कुछ अपने फ़ायदे हैं। अगर आप पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं अपने पूंजी बाजार में, सिक्योरिटी मार्केट में अगर आप कैपिटल आकर्षित करना चाहते हैं तो कमज़ोर मुद्रा के फ़ायदे हैं, क्योंकि विदेशी निवेशक कमज़ोर मुद्राओं की तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि जितने डॉलर में वो दुनिया में जो एसेट खरीद सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा एसेट उन्हें उतने ही डॉलर में भारत में मिल जाएगी। यानी अगर वो $1000 में भारत में अमेरिका में किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं तो $1000 में उसमें भी वो भारत में 3 कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। तो चूंकि करेंसी वीक होती है तो इन्वेस्टर्स को होने वाले एडवांटेज या फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी है, शेयर बाजार मजबूत है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी खपत है, इसलिए कमज़ोर मुद्रा की मदद से बाजार में विदेशी निवेश आता है, बाजार में पूंजी आती है। अब लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि रुपया जितना कमज़ोर होता है आयात उतना ज़्यादा महंगा होता चला जाता है, और भारत चूँकि बड़ा इंपोर्टर देश है इसलिए विदेशी मुद्रा का संतुलन बेहद संवेदनशील हो जाता है। और इसलिए भारत अपनी करेंसी को लेकर ना तो एक सीमा से अधिक तक मजबूत करने की रिस्क ले सकता है। आप देखिए रिजर्व बैंक FDI फेडरल रिजर्व ने पिछले 1 साल में जितनी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें भारतीय मुद्रा पर दिखाई दिया। तो ना तो भारत ये कर सकता है कि भारतीय करेंसी की ताकत बढ़ाकर उसे $70 या 75 डॉलर पर ले पहुंचा दिया जाए, और ना ही भारत का रिजर्व बैंक ये अफोर्ड कर सकता है कि भारत की करेंसी एकदम गिरती चली जाए और अपने वास्तविक स्तर 85-86 रुपये पे डॉलर पे आ जाए। तो ये जो संतुलित विनिमय दर है उसे ठीक रखने के लिए रिजर्व बैंक बाजार में किसी ट्रेडर का व्यवहार करता है। भारत का फेडरल रिजर्व एक्चुअली करेंसी ट्रेडर के तरीके से काम करता है, बाजार में अपने रिजर्व से करेंसी छोड़ता है, करेंसी निकालता है। अब ये रुपए को अगर आपको ग्लोबल बनाना है तो ये जो रुपए का करेंसी का मुक्त कारोबार है इसमें RBI का दखल बंद करना पड़ेगा। फिर तो करेंसी अपनी ही ताकत से बढ़ेगी, अपनी ताकत से डिमांड सप्लाई के मिसमैच के हिसाब से होगी, नीचे भी जाएगी ऊपर भी आएगी, जैसी परिस्थितियां होंगी अर्थव्यवस्था की जो ताकत होगी उसके आधार पर होगी। और जब रुपया अपनी स्वाभाविक गति से ऊपर नीचे नहीं होगा तब तक करेंसी प्रबंधन में भरोसा नहीं बनेगा। तो सर अब आखिरी बात यह कि जो हम नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं वो चीन ने कैसे कर लिया? चीन ने चीन करेंसी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आउटलायर देश है, यानी अपवाद देश है। अपवाद आमतौर पर मुश्किल से बनते हैं, पर चीन करेंसी के मामले में आउटलायर देश इसलिए है कि एक तो चीन की करेंसी कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबल नहीं है, जबकि दुनिया की जो प्रमुख करेंसी वो कन्वर्टेबल है। और दूसरा ऐसा नहीं कि चीन का हिस्सा दुनिया के ट्रेड में कोई बहुत बड़ा है, जो ग्लोबल करेंसी ट्रेड है, ग्लोबल करेंसी ट्रेड में चीन का हिस्सा व्यापार में बहुत बड़ा है, पर जो ग्लोबल करेंसी में होने वाला ट्रेड है उसमें चीन का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है, युआन का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं। लेकिन चीन ने अपनी करेंसी के नियम कुछ इस तरह से तय किए जहां कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी या परिवर्तनीयता ना होने के बावजूद चीन ने अपनी करेंसी को दुनिया में के कारोबारों में जाकर स्थापित कर दिया। चीन का विदेशी मुद्रा प्रबंधन भारत से ज़्यादा अपारदर्शी है। चीन आमतौर पर अमेरिका की मैनिपुलेटर करेंसी लिस्ट, जो करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट है, उसका पार्ट रहता है। भारत उसमें आता जाता रहता है, लेकिन चीन को अमेरिका ने लंबे समय से करेंसी मैनिपुलेशन का टारगेट मान रखा है। लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि चीन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चीन अपने निर्यात के लिए अपनी करेंसी को कमज़ोर रखता है। जब आपका करेंसी कमज़ोर होगी तो निर्यात में आपको बेहतर प्रतिस्पर्धा मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी कमज़ोर, यहाँ 3 बड़े कमज़ोर करेंसी होने के बाद भी चीन युआन का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ, कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी नहीं होने के बाद भी युआन इंटरनेशनलाइज हो रहा है। ये ऐसा कैसे हो रहा है इसे समझना जरूरी है। वैसे चीन क्या कर रहा है युआन में, युआन को कैसे इंटरनेशनलाइज किया चीन ने, इसे हम आप उस तरफ नहीं ले जाएंगे। हमने इस पर विस्तार से एक इकोनॉमिकम किया था, उसका लिंक हम आपको इसमें दे देंगे, उसे ज़रूर देखिए ताकि आप समझ सकें कि चीन का जो युआन का इंटरनेशनल डिज़ाइन है वो कैसे काम कर रहा है और कैसे उसने अपने आप को दुनिया में वैकल्पिक करेंसी के तौर पर स्थापित किया। वो एक अलग किस्सा है, पर हम संक्षेप में बता यहाँ आपको, चूँकि संदर्भ में जाना जरूरी है, हम रुपये से तुलना कर रहे हैं तो देखना ज़रूरी है।
2016 से युआन आईएमएफ का जो खास मुद्रा क्लब है जिसको हम एसडीआर कहते हैं उसका हिस्सा है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। इस मुद्रा क्लब में अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, पाउंड पहले से शामिल है, चीन इसमें बाद में शामिल हुआ। आईएमएफ के देश एसडीआर का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर करते हैं। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार का जब हिसाब बताया जाता है तो उसमें सोने और डॉलर के अलावा एसडीआर को भी शामिल किया जाता है। चीन को यह हिस्सा एसडीआर बास्केट में इसलिए मिला कि उसकी कारोबारी ताकत बहुत ज़्यादा थी। दुनिया के हर देश के साथ उसके कारोबारी रिश्ते थे, हर देश को वो सामान निर्यात या आयात कर रहा था और इसलिए 2022 तक 6 साल में एसडीआर में चीन का हिस्सा 11% से बढ़ के 12 साल और 28% हो गया। तो ज्वाइन करने के बाद से चीन का हिस्सा एसडीआर की बास्केट में लगातार बढ़ रहा है। अब चीन के सेंट्रल बैंक का आंकड़ा बताता है कि युआन पे जो ट्रेड पेमेंट्स में हर साल 15% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। यानी इस आंकड़े का मतलब ये है कि दुनिया के जो देश हैं वो डॉलर के साथ युआन में सीधे चीन को भुगतान करने की सुविधा ले रहे हैं। उसकी वजह है कि वो या तो वो चीन को कुछ निर्यात कर रहे होते हैं या चीन से कुछ आयात कर रहे होते हैं और दोनों ही जगह युआन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2021 में युआन में जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थे, यानी जो निवेश होता था, जो पैसा आता था उसे अलग करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन $3.91 ट्रिलियन थे 2021 में। 2017 से युआन के बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा भी बन चुके हैं, जो जहां पर कैपिटल ट्रेडिंग भी होती है। और जो सिक्योरिटीज़ में युआन में इन्वेस्टमेंट है वो 2021 में 2017 के तुलना में बढ़कर 60% हो गया, जो डबल है। 2017 में 30% था, अब 60% हो गया है। चीन ने अपनी करेंसी की तमाम मैनिपुलेशन के बावजूद, क्योंकि वो मैनिपुलेटर लिस्ट में तमाम अपारदर्शिता के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद भी युआन को दुनिया में स्थापित करने के 2 रास्ते चुने और दोनों रास्तों से युआन अल्टरनेट करेंसी के तौर पर दुनिया में स्थापित हुआ। पहला, चीन ने दुनिया के 43 देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौते किए, जो भारत भी करने की कोशिश कर रहा था। 35 देशों के साथ कोशिश था, 43 देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौते किए। क्योंकि निर्यात और आयात की ताकत थी, उस दम पे उन देशों के लिए मजबूरी थी कि वो चीन से अगर सामान खरीदना चाहते हैं, चीन को सामान बेचना चाहते हैं, तो उन्हें करेंसी स्वैप का समझौता करना पड़ेगा। इसके जरिए वो ईरान, सऊदी अरब, रूस, लैटिन अमेरिका सबसे युआन में कारोबार करता है। ये पूरा का पूरा ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय क्लियरिंग सिस्टम से बाहर है, स्विफ्ट से बाहर है, क्योंकि स्विफ्ट में कंटिन्यू जाता ही नहीं, काउंट ही नहीं होता, तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। इन देशों के लिए ये शर्त होती है कि जो चीन के साथ स्वैप करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करते हैं वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक हिस्सा युआन में बनाते हैं। और इस हिसाब से जैसे उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10,000 का है, तो उसमें से $2,000 से $3,000 के आसपास का हिस्सा युआन में रखा जाएगा, क्योंकि उस फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करके वो चीन को भुगतान करते हैं और चीन से आने वाले युआन को वहाँ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रास्ता ये कि चीन ने अपनी मुद्रा के लिए एक ऑफशोर मार्केट बनाया है और ये बहुत ही स्मार्ट मूव था चीन का। जब ये चीन का मूव आया था तब लोगों को इस बात का अंदाज़ नहीं था कि होगा क्या। चीन ने अपनी मुद्रा की ट्रेडिंग के लिए चीन से बाहर हांगकांग में एक ऑफशोर मार्केट बनाया है, जहां विदेशी मुद्रा के सौदे युआन और डॉलर के बीच में होते हैं, जहां आप डॉलर के अगेंस्ट युआन को तुरंत बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। हांगकांग इसका सेंटर है। सिंगापुर और लंदन में इस ऑफशोर युआन ट्रेडिंग जो एक्सचेंज है, इसके 2 काउंटर्स भी हैं। सिंगापुर में भी ये काम हो सकता है और लंदन में भी काम हो सकता है। यहाँ चीन की कंपनियाँ युआन में ग्लोबल सौदे करती हैं और इसके जरिए चीन में निवेश भी आता है और चीन का केंद्रीय बैंक इस बाजार को अपने तरह से संचालित भी करता है। चीन का ये सौदे करने का रिस्क चीन ने क्यों लिया, चीन को कैपिटल फ्लाइट का डर क्यों नहीं था, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, तो इसका हम जवाब भी दे देते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चीन के पास रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। तो चीन अपने ऑफशोर मार्केट में अगर कोई तेज उतार चढ़ाव होता भी है तो उसे संभालने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर जो रेट है वो रेट चीन के भीतर के रेट से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ का पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ऑफशोर मार्केट में डॉलर और युआन के एक्सचेंज की एक रेट तय करता है। शुभम, इस बाजार का टर्नओवर $1.3 ट्रिलियन है। इस बाजार में $1.3 ट्रिलियन का ट्रेड होता है युआन के ऑफशोर मार्केट में। अब ये 2 ऐसे हिस्से हैं जिनके जरिए युआन को ग्लोबल बनाने की, युआन के ग्लोबलाइजेशन की मुहिम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और चीन ने बड़ी सफलता हासिल की। रूस के डिस्ट्रेस में रूस के पास के एक बहुत बड़े देश की बड़ी अर्थव्यवस्था की, जो कि मिनरल्स में रिच इकोनॉमी है, वहाँ अपने आप को अल्टरनेट करेंसी के तौर पे स्थापित कर लिया। मुद्राओं का बाजार बड़ा पेचीदा है।
इसमें अर्थव्यवस्था में बेहद क्रांतिकारी, बहुत रेडिकल लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। करेंसी में एक अलग किस्म की ताकत की आवश्यकता है, या तो अर्थव्यवस्था में ताकत हो या करेंसी में ताकत हो। रुपए को स्थापित करने की जो ताज़ा मुहिम हमें गिरती हुई दिखती है, जो अभी हमारे सामने कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है, वो वही पुराने सिद्धांत पर आती है कि करेंसी इसलिए है कि उसकी स्वीकार्यता है। करेंट इसी से शब्द आता है। किसी भी करेंसी की स्वीकार्यता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और भारतीय रुपए की वो स्वीकार्यता दुनिया में स्थापित नहीं है, और भारत के पास उस स्वीकार्यता को बढ़ाने के चैनल्स लिमिटेड हैं। ये ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इस ताकत को बढ़ाने के बाद ही भारतीय रुपए को दुनिया में स्थापित करने का रास्ता मिलेगा, और ये केवल बैंकों के साथ समझौते कराकर बोस्त्रो अकाउंट खोल देने से नहीं होगा। इसके पीछे काफ़ी कुछ बड़े ढांचागत सुधार करने होंगे, और इस व्यवस्था में लंबा वक्त लगेगा। तो रुपए को लेकर जो पूरी साल भर की मुहिम चल रही थी, उसका कुल निष्कर्ष आपके सामने यहाँ है। यही तो बिल्कुल। अब आपको कोई व्हाट्सएप पे 30-35 देशों के झंडे बना के और रुपया चलता कि अब यहाँ सिक्का चलेगा, इस तरीके के व्हाट्सएप फॉरवर्ड करे तो उसे बताइएगा वो सब तैयारियाँ थीं। यथार्थ अगर आपको देखना है तो आप ये अर्थात देखिए, ये इकोनॉमिकम देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये पूरी कोशिश क्यों बार बार असफल हो जाती है, हम कहाँ चूक रहे हैं, किन सुधारों की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके सवाल जवाबों की बारी। सर, एक सवाल आया है प्रशांत जी का। प्रशांत जी ये जानना चाहते हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवारों की बचतें टूट रही हैं? पर बचतों में गिरावट हमने पिछले 3-4 साल से लगातार देखी। कोविड के दौरान हमने बचतों में एक छोटा सा स्पाइक देखा था बैंक जमा में खास तौर पर उसके बाद भी बचतों का जो प्रतिशत है जीडीपी की तुलना में, जो कभी 28-30% था, वो घटकर अब 13-14% के आसपास है। हम इस पर लंबी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इकोनॉमिकम में हमने विस्तार से भारतीय बचतों पर एक पूरा एपिसोड किया था। उसका शीर्षक शायद कुछ बचाएंगे तो बचेंगे इस तरीके का था कि भारत की बचतें कहाँ खड़ी हैं और क्यों भारत को अपनी बचतों का प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। और हाल का जो बजट आया वो बचतों की दृष्टि से बेहद निराशाजनक था, क्योंकि सरकार ने आमतौर पर बचतों को प्रोत्साहन दिए पर मिलने वाले सारे प्रमुख जो इनकम टैक्स रियायतें थीं उनको अलग करके एक वैकल्पिक स्कीम लागू की है। फिलहाल अभी बैंक बचतों में थोड़ी बढ़ोतरी हमको दिख रही है, क्योंकि ब्याज दरें ऊंची हैं, एफडी रेट्स अच्छे हैं, लोग निवेश कर रहे हैं। लेकिन जब ब्याज दरें घटना शुरू होंगी, भारतीय बचतों का असली इम्तहान तब शुरू होगा कि क्या भारत में जो हम आज घटे हुए स्तर पर भी जितनी बचत कर रहे हैं जीडीपी की तुलना में, उतनी भी हो पाएगी। और ध्यान रखिए, फिनेंशियल सेविंग्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वही पैसा है जिस पैसे से सरकारें अपने घाटे को फिनांस करती हैं, सरकारें उसके जरिए निवेश करती हैं। विष्णु का अगला सवाल है, अगर जीएसटी काउंसिल पूरे देश में सिंगल रेट लागू कर दे तो क्या खपत बढ़ेगी? सिंगल रेट लागू होने के बाद भारत में टैक्स रिलेटेड इन्फ्लेशन में बड़ी कमी आएगी। बट वही बात है ना कि ये से बहुत बड़ा इफ़ और बहुत बड़ा बट है। अभी स्थिति ये है कि राज्य सरकारें जीएसटी का नियम बदलने के बाद और जीएसटी का जो कंपनसेशन पैकेज उसके ख़त्म होने के बाद राजस्व के लिए परेशान है। वो तो टैक्स की रेट बढ़ाने की बात कर रही हैं। तो सिंगल रेट जीएसटी आइडियल जीएसटी है, उसी की तरफ जाना होना चाहिए था। लेकिन अभी जो रेवेन्यू की स्थिति है उसमें नहीं लगता कि सिंगल रेट या कॉमन यूनिफॉर्म जीएसटी रेट आ पाएगा, क्योंकि अभी तो सरकार ने हाल फिलहाल में कोशिश की है कि किसी तरह से जीएसटी की रिकवरी बढ़ाई जाए जितनी हो सके। आगे बढ़ते हैं सर, अब इनकम की बात। इनकम की बात में हम जैसे आपको मनी 9 पर अलग शोज़ के बारे में बताते हैं, तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमारा एक शो है फार्मूला गुरु, जिसे आप देखते भी रहें, नहीं देखते हैं तो आप उसे ध्यान से देखिए। फार्मूला गुरु में हमने एक खास स्टॉक्स के पर, जो कि बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें आम लोगों की ज़्यादा होल्डिंग है और वो आपके जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ें बनाते हैं, कंजम्पशन की चीज़ें बनाते हैं, इन पर एक विशेष एनालिसिस की खास तौर पर। वो अभी हाल में उस कंपनी के नतीजों के संदर्भ में, और वो कंपनी है आईटीसी में बहुत सारे लोगों का तरह तरह से इंटरेस्ट होता है। तो इस बार का फार्मूला गुरु देखिए मनी 9 के ऐप पे जाकर और देखिए कि आईटीसी के स्टॉक में क्या संभावना है। आईटीसी क्या इतनी ज़्यादा भारी हो गई कि अब ये दौड़ नहीं पाएगी, या आईटीसी के पुनर्गठन की ज़रूरत के बाद आईटीसी में निवेशकों को ज़्यादा बेहतर होगा? सवाल है कि क्या आईटीसी इतनी बड़ी बनी रहेगी कि हट जाएगी? विपुल सिंह ने अरुण मंत्री से इस पर विस्तार से बात की है। फार्मूला गुरु का ये एपिसोड मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध है।
सर एक बात और बताइए। दूसरी बात है मनी9 की वेबसाइट। जैसा हमने बताया, देखिए हम लगातार मनी9 में नई चीज़ें कर रहे हैं। मनी9 की 7 भाषाओं में वेबसाइट आ गई है। ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है जैसे आप बिजनेस और इकॉनमी की बाकी वेबसाइट्स देखते हैं। हम चुनकर उन खबरों को लेकर आते हैं जिन खबरों को हम आपको इकोनॉमिका में भी नहीं बता पाते, मनी सेंट्रल में भी नहीं बता पाते, बाकी जगह में नहीं ला पाते, और जिनमें विस्तार से आपको समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। और ऐसी कई सारी खबरें जो आपकी ज़िंदगी को और आपकी जेब को प्रभावित करती हैं। यहाँ तक कि अगर आपको मिली हुई सामान की गारंटी नहीं पूरी होती तो आप उसका इलाज कैसे करा सकते हैं, राइट टू रिपेयर लेकर, यहाँ से लेकर निवेश, बचत, शेयर कैसे खरीदें, पोर्टफोलियोज़ कैसे बनाएं, और जो तमाम खबरें आपके आसपास चल रही हैं उनके पीछे क्या छिपा हुआ, उनकी एनालिसिस क्या है, वो आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं। इसके लिए मनी9 की वेबसाइट है। मनी9 की वेबसाइट पर पहुँचिए, लॉगिन करिए और वहाँ जाकर 7 भाषाओं में उन खबरों को पढ़िए जो खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं और जिनके बारे में विस्तार से आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सारी ज़रूरत की खबरें, बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, पैन को लेकर, आधार को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, उन सब के जवाब आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे। चलिए, तो वेबसाइट पर जाइए और तमाम खबरें जो आप जानना समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़िए। आगे बढ़ते हैं सर, किस्सों के सिक्के की झलक और दिखा दीजिए। किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपसे बात करेंगे अमेरिका की डेट सीलिंग की। शायद जब तक आप ये इकोनॉमिकम का एपिसोड देखें तब तक आप कुछ ना कुछ तो नतीजा निकल ही आएगा अमेरिका में कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर। अमेरिका में डिफ़ॉल्ट का खतरा, शटडाउन का खतरा, ये सारी सुर्खियों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डेमोक्रेट नेता जो बाइडन रिपब्लिकन्स के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में अगर 1 जून तक अमेरिकी सरकार के कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई, अमेरिका की सरकार कर्ज लेकर जो पैसा खर्च कर चुकी है उसके लिए उसे ज़्यादा कर्ज लेने की छूट नहीं मिली तो तकनीकी तौर पर अमेरिकी सरकार डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अमेरिका में कामकाज, खर्चे, पानी सब बंद हो जाएगा। इसे अमेरिकी सरकार शटडाउन कहेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा विषय है इस समय। सबसे ज़्यादा चिंताएं इसको लेकर पूरी दुनिया के बाजार में। हम आपको एक इसके पीछे का दूसरा किस्सा सुनाते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका कभी डिफ़ॉल्ट हुआ था। अपने इतिहास में अमेरिका कब और कौन सी परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट हुआ था, और अमेरिका के डिफ़ॉल्ट का किस्सा अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी घटना से और दुनिया को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी घटना से जुड़ा हुआ। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन उस समय आया जब अमेरिका डिफ़ॉल्ट हुआ था। कब हुआ था अमेरिका डिफ़ॉल्ट और कौन सा था वो इतिहास, इसकी छाया में अमेरिकी सरकार अपना कर्ज चुकाने के वादे से चूकी थी। क्या हुआ था इस बार किस्सों के सिक्के में। सर चलते चलते एक किताब या वेब सीरीज़ क्या पढ़ा जाए या देखा जाए? एक वेब सीरीज़ आप जरूर देखिए। अगर आप इतिहास में और इतिहास के किस्सों में भी इंटरेस्टेड हैं तब भी देखिए। और कम से कम एक ऐसी रानी, एक ऐसा चरित्र जिसने इतिहास को कई तरह से प्रभावित किया, उसका नाम है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी दंत कथाएँ, बहुत सारी कथाएँ आपके पास घूमकर अलग अलग समय पर आती रही होंगी। नेटफ्लिक्स पर एक बहुत अच्छी सीरीज़ आई है इतिहासकारों की तरफ से शोध करते हुए क्वीन क्लियोपेट्रा, और देखें। और विश्व के इतिहास के उस हिस्से में जबकि इजिप्ट एक महाशक्ति हुआ करता था, रोम और इजिप्ट के रिश्ते और उसके बाद रोम के इजिप्ट पर हमले और क्लियोपेट्रा की भूमिका, अगर दुनिया में इतिहास बनाने या बदलने वाली महिलाओं की या दुनिया में इतिहास बदलने वाली रानियों की बात होगी तो क्वीन क्लियोपेट्रा उसमें सबसे आगे होंगी। क्या था क्लियोपेट्रा का वास्तविक किस्सा, इतिहास के तथ्य क्या बताते हैं, इनके आधार पर बेहद रोचक और बेहद जानकारीपूर्ण सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर है। ज़रूर देखिए अगर आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए, तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव हमको ज़रूर भेजिए। आप जो पूछना चाहते हैं अंशुमान जी आपको जवाब देंगे। मनी9 का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।